Hello students and welcome back. Today we are going to do doctrine of judicial review. हम कर रहे हैं judicial review का doctrine. ये वीडियो उसके ऊपर मैंने बनाया है. आई होप आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे और आप उनको एंजॉय कर रहे होंगे एंड दे आर हेल्पिंग यू इन योर एग्जाम्स एंड अंडरस्टैंडिंग द doctrines. If you have enjoyed and liking them, please do like, subscribe and share my channel. That keeps me motivated. करते हैं doctrine of judicial review. Judicial review refers to supervising the exercise of power by the judiciary of other government coordinating bodies with a view to ensuring that they remain within the limits set by the Constitution on their powers. तो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्राइन का मतलब बड़ा इजी है. इसका मतलब है कि इट रेफर्स टू द सुपरवाइजिंग पावर. जो जुडिशरी है उसके पास सुपरवाइजिंग पावर है कि गवर्नमेंट के बाकी जो बॉडीज़ हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हैं या लेजिस्लेचर्स हैं, कोई भी है, दैट दे आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड डूइंग एवरीथिंग विच इज़ विद इन द लिमिट्स. जो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेड पावर्स उनको मिली हैं वो उसका सही यूज़ कर रहे हैं, कोई मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं. तो ये जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्राइन है कि दे हैव द सुपरवाइजिंग पावर्स. It is the court's right to review legislative and executive decisions and even review judicial acts. It is the power to scrutinize the validity of legislation or any practice, whether or not it is legitimate. तो ये डॉक्ट्राइन बताता है कि कोई भी लेजिटिमेट है या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है. जुडिशियल रिव्यू doctrine is based on the principle of rule of law and separation of powers. Judicial review is the process for testing and balancing the separation of powers. The theory of judicial review's key purpose are as follows. ये basically इनके purpose हैं to determine the unconstitutionality of legislative acts. अगर कोई भी ऐसा legislation act है जो कि constitution को follow नहीं कर रहा तो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है. टू मेंटेन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का सुप्रीमेसी है, ये जुडिशियल रिव्यू चेक कर सकता है. कहीं आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के दबा तो नहीं रहे हैं, किसी के राइट्स दबा तो नहीं रहे हैं. टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स. हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने का जुडिशियल रिव्यू का काम है. अगर मेरे कोई भी फंडामेंटल राइट है, सपोज माई राइट टू वोट, अगर कोई लेजिस्लेशन एक्ट आता है कि भैया अगर आप 18 साल से ऊपर हैं लेकिन अगर आप पिछले 2 साल से यहाँ पे दिल्ली में नहीं रह रहे हैं तो आप वोट नहीं कर सकते हैं. अगर ऐसा कोई एक्ट बन जाता है तो जुडिशियल रिव्यू उसको करेगा, उसको अवॉइड करेगा, बोलेगा नहीं, ये उस इंसान का लीगल राइट है, ही इज़ अबव 18 एंड ही हैज़ देयर एडल्ट सफरेज और ही कैन वोट. दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन. टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स. तो ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटर अपनी मनमानी करे, स्टेट्स को बेचारे को काम ना करने दे. स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, तालमेल नहीं बन रहा है, तो ये बैलेंस बना के रखते हैं. टू चेक आर्बिट्रेरीनेस एंड जस्ट हैरासिंग एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. तो ये बेसिकली कोई भी आर्बिट्रेरीनेस या कोई भी हरासमेंट हो रही हो उसको कंट्रोल करने के भी काम आता है. कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको ध्यान में रखने के काम आता है. सो दीज आर ऑल डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का पार्ट. द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया. Although there is no explicit provision of the in the Indian Constitution for judicial review, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है. इन इंडिया judicial power is a power given to the court to create a mechanism of regulation and balance between the legislature and executive. तो ये बैलेंस बनाता है legislature और executive के बीच में. There are various provisions in the Indian Constitution explicitly laying down the power of judicial review to the courts, such as Article 13, 32, 130, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 and 372. The Supreme Court of India has declared it as Supreme Court's and High Court's power as a fundamental constitutional structure which cannot be taken away by constitutional amendment.
तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो पावर हैं वो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर हैं, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट में अगर आप पास करके, बिल पास करके, अमेंडमेंट पास करके अगर उन पावर्स को हटाना चाहें तो आप हटा नहीं सकते. इफ एनी लेजिस्लेटिव एक्ट, executive order of either state government or central government is found to be in violation of the constitution, it will be declared unconstitutional during the judicial review. जब भी जुडिशियल रिव्यू होगा, कोई भी ऐसा लेजिस्लेटिव एक्ट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करता हुआ पाया गया तो अंडर द जुडिशियल रिव्यू उसको डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाएगा. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्राइन. इसमें मैंने एक और डॉक्ट्राइन इंक्लूड कर दिया है कि जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसको भी हम कर लेते हैं. दैट इज़ doctrine of prospective overruling. The doctrine of prospective overruling dictates that a decision made in a particular case would have operation only in the future and will not carry any retrospective effect on any past decisions. तो इसका बेसिकली कोई मतलब बड़ा इजी है कि कोई भी जो कोर्ट में रूल आपको जजमेंट आती है वो सिर्फ फ्यूचर पे अप्लाई हो सकती है, पास्ट डिसीजन पे अप्लाई नहीं हो सकती. सो गोइंग बाय द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्मिनोलॉजी प्रोस्पेक्टिव, इट इज अंडरस्टूड एज समथिंग विच ओनली हैज अ फ्यूचर ऑपरेशन, एंड द टर्म ओवररूल connotes setting aside a precedent or a decision. It has been often tagged as a deviation from Blackstonian view of law, which postulates that a judge should follow the doctrine of stare decision in courts, and that the power of a judge is restricted to declaration of law and not making the law. This view undeniably confirms the retrospective norm of precedent. तो बड़ा इजी है कि कोई भी जजमेंट होती है, कोई भी डिसीजन दिया जाता है, that will be only in the future. इसका मैं सोचता हूँ क्या एग्जाम्पल हो सकता है. मान लीजिए हमें जो टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स आपको पता है जब आए थे तो शुरू में हमारे को कितना महंगा चार्ज होता था. फिर TRI के अगेंस्ट केसेस हुए, कुछ केसेस प्रोवाइडर के हुए, तो उन्होंने चेंज कर दिया कि आप इतना चार्ज नहीं कर सकते. तो वो चार्ज जो है वो नहीं कर सकते, वो फ्यूचर में ही अप्लाई हुआ. जो पहले उन्हें चार्ज किया है वो उस पर अप्लाई नहीं होता कि आप उनके भैया मेरे को पुराने वाले पैसे भी दो. तो मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आएगा. आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज़. Thank you for watching my videos. Do like, subscribe and share so that it keeps me motivated. Thank you for watching.